नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। अब की बार किसकी है बारी? लोकसभा चुनाव की क्या कुछ है तैयारी? वार पलटवार का दौर है जारी, तो देखते हैं कि आज क्या कुछ है खास। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन की आज अंतिम तारीख है और अभी तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। तो बुधवार तक दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर भी जारी रहा है। आज गुरुवार को इसका ऐलान पटना में किया जाएगा और इसकी पूरी संभावना है। वहीं माले को 4 सीट मिल सकती है। इसमें आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ या महानंद सिंह और सीवान से अमरनाथ यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है। सीट शेयरिंग से पहले ही 12 सीटों पर लालू प्रसाद ने सिंबल बांट दिए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीट शेयरिंग नहीं होने पर कहा है कि लालू यादव राजा की भूमिका में है। बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं को औकात बता रहे हैं, महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। तो बता दें, यहाँ पर मुकेश सहनी को सीट मिल सकती है, जो कि 3 सीटें हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी उम्मीदवारों को सिंबल बांटते रहे। जिस पूर्णिया सीट पर काफी पेंच फंसा रहा, उससे जुड़ा फोटो भी बुधवार को सामने आया। बीमा भारती को लालू प्रसाद ने कई दिनों पहले ही सिंबल दे दिया था। बेगूसराय की सीट पर सीपीआई ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जानकारी है कि पशुपति पारस को एनडीए के बाद महागठबंधन से भी जगह नहीं दी जा रही है। मुकेश सहनी की पार्टी को भी एनडीए में जगह नहीं मिली और उनकी विकासशील इंसान पार्टी का झुकाव महागठबंधन की तरफ है। वे आरजेडी से महागठबंधन में 3 सीटों की चाहत रखते हैं। आरजेडी उन्हें ये सीटें दे सकती है। 1 दर्जन सीटों पर लालू प्रसाद सिंबल बांट चुके हैं। लालू प्रसाद ने पूर्णिया से बीमा भारती, गया से कुमार सर्वजीत, जमुई से अर्चना रविदास और नवादा से श्रवण कुशवाहा, तो औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी को और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को सिंबल पहले ही दे दिया है। जानकारी है कि पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सारण से लालू प्रसाद की रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद को किडनी डोनेट की है और सिंगापुर में रहती हैं, चुनाव लड़ेंगी। तो बक्सर से सुधाकर सिंह और उजियारपुर से आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे। वैशाली से मुन्ना शुक्ला लड़ेंगे। तो शिवहर सीट में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। रामा सिंह भी लालू प्रसाद से मुलाकात कर चुके हैं। जहानाबाद में आरजेडी सुरेंद्र यादव को उतार चुकी है। हालांकि यहां से अजय कानू ने अपनी पत्नी के लिए लालू प्रसाद से टिकट की मांग रखी है। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू जी जिस पर दया करते हैं उस पर खुश होते हैं। लालू यादव का जो मन होता है वो कर रहे हैं। आज प्रथम चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अब तक उनके सीट शेयरिंग में ऊहापोह बनी हुई है। कांग्रेस को पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहां से उम्मीदवार दे, कहीं राजद उम्मीदवार नहीं दे। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की मान ले तो राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा 27 पर, शिवसेना 14 पर और एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। इससे पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। 6 मार्च को अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में यह सहमति बनने की बात सामने आई है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने के लिए शाम 5 बजे तीनों दलों को बैठक बुलाई है और कल ही शिवसेना उद्धव गुट के 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे और शायद इस ऐलान से शरद पवार नाराज हैं। 3 सीटों पर उद्धव गुट के प्रत्याशी कांग्रेस नेता नाराज। 3 ऐसी सीटें हैं जहां उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच विवाद गहरा गया है। सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए और ये 3 सीटें हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना के अमोल कीर्तिकर को टिकट मिलने से कांग्रेस के संजय निरुपम नाराज हैं। उन्होंने कहा कीर्तिकर खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। मुंबई साउथ सेंट्रल से उद्धव ठाकरे के करीबी राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई को टिकट दी गई है और यहां से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती थी। वहीं सांगली से कांग्रेस विश्वजीत कदम को खड़ा करना चाहती थी, तो उद्धव गुट ने यहां चंद्रहार पाटिल को टिकट दे दिया है। तो पूरे देश भर में ही नहीं, कई राज्यों में टिकट को लेकर लगातार अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर भी वही हाल नजर आ रहे हैं। बिलासपुर और सरगुजा लोकसभा से घोषित कांग्रेस प्रत्याशियों का कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। बिलासपुर में जहाँ एक और कांग्रेस
कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव के विरोध में वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश कौशिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह का भी विरोध करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार देर शाम कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया गया। बिलासपुर और सरगुजा प्रत्याशी के नामों को लेकर बीती देर रात से ही असहमति का दौर शुरू हो गया। बुधवार को बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश कौशिक ने कांग्रेस भवन के सामने धरना देते हुए आमरण शुरू कर दिया। उन्हें मनाने बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी पहुंचे। बावजूद इसके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश कौशिक नहीं माने और नाराजगी की वजह बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी से जब टिकट मांगा तो नहीं दिया गया, जबकि प्रबल दावेदार है और पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं। तो कौशिक का यह भी कहना है कि पिछड़ा वर्ग से होने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दी गई। और इसी के साथ कौशिक ने सवाल उठाया और हाईकमान से पूछा कि आखिर उन्हें प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया। 2019 से वे टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई? पार्टी आलाकमान उनकी इस समस्या का समाधान करे। कौशिक ने आगे कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है वे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सूरजपुर में सरगुजा लोकसभा चुनाव के टिकट घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शशि सिंह को टिकट मिलने का भी लोग विरोध कर रहे हैं। टिकट वापसी नहीं होने पर हजारों की संख्या में इस्तीफा देने की धमकी भी कांग्रेस को मिली है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी नाराजगी से वाकिफ कराते हुए इस्तीफा देने की बात भी कह दी है। वहीं कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह ने आज अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी यानी वादा पूरा नहीं होने की गारंटी। हम इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम जरूर जीतेंगे। राहुल गांधी तो कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, मगर पीएम मोदी जनता के लिए 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और कांग्रेस हसदेव में पेड़ों की कटाई, महिला, युवा और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी और इस चुनाव में कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी। जी, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुद्दे हमारे पास एक नहीं अनेक हैं। देखिए, आज जो बीजेपी सरकार ने जो झूठ और फरेब से हमारे कांग्रेस को उनको लगता है कि उन्होंने हराया है छत्तीसगढ़ में या फिर सभी प्रदेश में, ये सिर्फ झूठ और फरेब के कारण हुआ है। आज ये झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो चुका है, सारे जनता एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, हमारे पास मुद्दे काफ़ी है। हम हसदेव को लेकर इस पर वर्क करेंगे। हसदेव हमारे जल जंगल जमीन आज खतरे पे है, उस पर बीजेपी उसको ख़त्म करना चाह रही है। और हमारी जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए जा रहे हैं, हमारे महिलाएं एंड युवा लोग हैं जिन लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे जो कृषि किसान हैं, किसान आज किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से फेस कर रहे हैं इस देश में, हमारे जो MSP की रेट्स हैं, ये सारी चीज़ पर हम काम करके और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर हम वर्क करेंगे और इस चुनाव पे उतरेंगे। आपकी चिंता वहाँ के मरीज हो गए, जी, मैं चिंतामणि जी को चुनौती तो नहीं मानती हूँ, पर चुनौती मेरे लिए है। मेरा पहला चुनाव है, चुनौती मेरे मानकर इस चुनाव को मैं लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव को हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम हार रहे हैं। हम 100% जीत रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा विधानसभा में गुटबाजी देखा है, क्या सभी लोग उनको एक कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी एक हो चुकी है, गुटबाजी की बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर घूम रहे हैं और सबने कह दिया है कि गुटबाजी कुछ पहले भी नहीं था, मुझे नहीं लगता पहले भी था। आज हम हर एक कोई मिलकर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता हमारे सरगुजा में ऐसी कोई गुटबाजी है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई गुटबाजी है जिसके कारण हम कुछ फेस करना पड़ेगा। एक तो मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा, कहाँ तक क्या लगता है कितना न्याय मिलेगा? बिल्कुल, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, एक झूठी गारंटी है उसकी। हम नहीं, ये पूरा देश देख रहा है और हर कोई समझ रहा है। राहुल जी का न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरू हुआ वो न्याय यात्रा तक खत्म हुआ नहीं। न्याय यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है और राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता देश का कोई भी लीडर आज तक कर पाया होगा। क्या मोदी जी 1 किलोमीटर भी अगर चल के दिखा दे अपने जनता के लिए तो मैं मान जाऊँ।
इतना उनमें शक्ति नहीं है। राहुल जी लोगों से मिल कर उनकी समस्या को सुनकर काम करते हैं। आज जो हमारी घोषणा पत्र भी लागू किया गया है तो एक एक जन से मिलकर राहुल जी हर एक राज्य और हर एक गांव भर में घुसे और सबसे मिले और इस तरह से घोषणा पत्र बनाए हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम किया है। चिंतामणि जी की बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनको चिंता करना ही पड़ेगा इसके लिए कि वो 2 लाख से जीत रहे हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी ही सरगुजा में जीतेगी। तो ये रही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की बात, जहां पे आपने देखा कि किस प्रकार से विरोध जारी है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। कहीं वार पलटवार तो कहीं अदला बदली का दौर लगातार बना हुआ है और चुनाव हो और ऐसे में ईवीएम की बात ना उठे ये तो नामुमकिन है। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अलर्ट मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्र पर सभाएं और चुनावी प्रचार करने में लगे हुए हैं। बात अगर चुनाव की हो और उसमें कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस हाईकमान के नेता जैसे राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई दिग्गज उम्मीदवारों तक ईवीएम पर निशाना लगातार साध रहे हैं। वहीं एक सभा के दौरान भूपेश बघेल लोगों को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। पहले देखिए ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा था। जिस दिन लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा था कि ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियां भी सुनाई थी और कहा था कि लगातार ईवीएम को टारगेट कर रही है कांग्रेस। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. तो बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में है और राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी और आईटी में है। कई नेताओं को डराया जा रहा है और लोग डरकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अब सुनिए कि भूपेश बघेल का क्या कुछ बयान था। तो फिर वो ईवीएम में नहीं हो, बैलेट पेपर में होगी। ठीक है, अवसर आओ बैलेट पेपर में होगी। ये एक मुझे कहाँ मामला कहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये दिन तो हाथ में मत करो है राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की प्रमुख वीआईपी सीटों में से एक है। यहां से वर्तमान में सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने दोबारा मौका देते हुए लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके ऑपोजिट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खड़ा किया है, जहां पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने से ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है और सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है और दोनों ही प्रत्याशी इन दिनों चुनावी
चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। मंगलवार को पाटन विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 375 से अधिक प्रत्याशी एक सीट पर होंगे तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा। और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व सीएम ने लिखा कि आज पाटन विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जब ये नियम बताया गया तो सबने उत्साह के साथ इसका संकल्प लिया है। अब ईवीएम पर सवाल खड़ा हुआ है तो इस पर शिकायत आना लाजमी है। तो बता दें, बैलेट पेपर वाले भूपेश बघेल के बयान को लेकर अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत की गई है। बता दें, दुर्ग बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया है और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने की कोशिश की है। तो बीजेपी नेता ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हैं। उन्होंने बीते 26 मार्च को पाटन विधानसभा के आलामोरी गांव में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिया है। भूपेश बघेल ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ बयान जारी कर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। शिकायत में लिखा है कि भूपेश बघेल ने सार्वजनिक मंच से बयान दिया है कि अगर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 384 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा। इसलिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से ज्यादा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की बात कही है। तो चुनावी वार, अदला बदली और लगातार पलटवार जारी है और कौन मारने वाला है बाजी, ये तो 4 जून को सबके सामने आएगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लोकसभा का रण संग्राम 2024 में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।